गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने 20% की डोज परीक्षा तक रोज। देखो भैया, आज की क्लास में अपने बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की जो अपने 2012 से लेकर 2020 तक विभिन्न बोर्ड भर्ती परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों की चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। तो अपना परीक्षा का समय नज़दीक है, इसलिए ज़्यादा समय खराब ना करते हुए अपने डायरेक्ट प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। देखो भैया, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने यूएनओ के किस महासचिव को मरणोपरांत अर्थात मरने के पश्चात शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह क्वेश्चन भैया 2017 और 2019 की बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। अपने ऑप्शन है ट्रैगवली, डेग हैमरशोल्ड, यू थॉन्ट और बान की मून। तो भैया अपना आंसर इसमें हो जाएगा डेग हैमरशोल्ड। देखो, डेग हैमरशोल्ड जो था भैया, इसके बारे में दो तीन बातें और बता दूं आपको। ये स्वीडन के थे और 1953 से लेकर 1961 ईस्वी तक ये यूएनओ के क्या रहे थे, महासचिव रहे थे। शांति का नोबेल पुरस्कार इनको इसलिए दिया गया था क्योंकि शीत युद्ध के समय जो कांगो संकट हुआ था, उस कांगो संकट को सुलझाने में इन्होंने एक प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखो, यहाँ पर दो तीन ऑप्शन और दे रखे हैं, इनके बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है भैया। क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनके ऊपर भी। ट्रैगवली, ये भैया अपने सोवियत संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे, नॉर्वे के ये रहने वाले थे, ठीक है। यूथोंट जो है भैया, ये अपने पहले एशियाई महासचिव थे, ध्यान रखना। या हालांकि म्यांमार के थे लेकिन पहले एशियाई ये महासचिव थे। और तीसरे नंबर के ये क्या थे, महासचिव थे। इसके अलावा भैया आपके एक है बान की मून। बान की मून जो है वो 8वें नंबर के महासचिव थे, ठीक है, दक्षिण कोरिया के थे ये। और अब जो वर्तमान समय में है वो कौन है, अपने एंटोनियो गुटेरेस, जो 9वें नंबर के हैं, पुर्तगाल के महासचिव है। और इससे पहले ये अपने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। सेकंड क्वेश्चन है अपने फिलीपींस के कोरिडेलेरा क्षेत्र में कितने लाख मूलवासी लोग रहते हैं। भैया ये क्वेश्चन जो है ये सीधा का सीधा, देखो अब आपको ये लग रहा होगा सर ये क्वेश्चन तो कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है, कौन सी बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। तो ध्यान रखना भैया, यह क्वेश्चन जो है वो अपने राजस्थान बोर्ड में पूछा हुआ है 2016 में। हालांकि ये क्वेश्चन देखने से नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 2016 में अपने राजस्थान बोर्ड की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, आपको सीधा सा ध्यान रखना है 30 लाख, ठीक है, 30 लाख। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, ये सॉरी 30 लाख नहीं 20 लाख, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है भैया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया। ये क्वेश्चन भैया दो बार अपने आ चुका है, 2018 और 2020 में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना, कब लागू किया गया। देखो 1952, 53, 54 या 56। देखो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है भैया, इसका गठन तो किया गया था 1953 में केंद्र सरकार के द्वारा राज्य की सीमाओं का सीमांकन करने के लिए। और इसका जो अध्यक्ष था उसका नाम था भैया फजल अली। लेकिन यह लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था भैया 1956 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 4। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। इजी सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से किसी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने वर्गीज कुरियन जो है इनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 1970 में इनके द्वारा ऑपरेशन फ्लड जो कार्यक्रम है वह भी चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है भैया, बहुजन समाज के सशक्तिकरण का प्रतिपादक और बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक किसे समझा जाता है। तो भैया वह व्यक्ति था अपने बाबा कांशीराम, जिन्होंने 1984 ईस्वी में भैया कौन सी पार्टी की स्थापना की थी, बसपा की स्थापना भी की थी। बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी। और एक कांशीराम जो है भैया, इनका जन्म हुआ था 1934 ईस्वी में। ये सरकारी सेवा में थे, मतलब सरकारी नौकरी में थे, लेकिन समाज और पार्टी की सेवा करने के लिए इन्होंने अपनी नौकरी से भी क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर 6। आईएसआई क्या है। आईएसआई क्या है। देखो भैया, एक तो होता है आईएसआई और एक है अपने रो, ठीक है। ये तो है अपने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई,
और ये है किसकी, अपने इंडिया की। अब यहाँ पर ध्यान रखना ISI क्या है, तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। कई बार इसका पूरा नाम पूछ लेते हैं, तो पूरा नाम आपको ध्यान रखना है भैया ISI का इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ठीक है, 2015 में ये क्वेश्चन भैया अपने बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं भैया, गुटनिरपेक्षता की नीति से भारत को मिलने वाले कोई 2 लाभ बताइए। देखो इस क्वेश्चन को देखो आप, ये भैया 3 बार तो अपने राजस्थान बोर्ड में आ चुका है, 2013, 2016, 2018। इसके अलावा भैया ये अन्य बोर्डों में 2015 और 2020 में आ चुका है। मतलब क्वेश्चन है 2 लाभ बताइए, या इसको ऐसे पूछ ले कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई, तो भी एक ही बात है। ठीक है, तो अपने क्या लाभ हुए भैया, मतलब इससे लाभ ये हुआ कि दोनों ही गुटों में से भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ ना, तो दोनों गुटों के साथ में भारत का एक प्रकार से सहयोगात्मक रिलेशन रहा। अगर कोई भी एक गुट नाराज हो जाता तो भारत दूसरे गुट के पास में जा सकता था, ये भी भारत के लिए एक प्रॉफिट वाली बात रही। इसके अलावा कह सकते हैं कि भारत ने दोनों ही गुटों से अलग रहने के पश्चात ऐसे फैसले लिए जिनसे भारत का एक प्रकार से भला हो, ना कि महाशक्तियों का भला हो। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत को क्या हुआ, लाभ हुआ। मतलब भारत के पास में हमेशा ऑप्शन रहे। अगर अमेरिका नाराज, अब सोचो अगर भारत अमेरिका में शामिल हो जाता, नाटो में शामिल हो जाता, तो कौन नाराज हो जाता, सोवियत संघ नाराज हो जाता। अगर वार्सा पैक्ट में शामिल होता तो कौन नाराज होता, नाटो। ठीक है, मतलब अमेरिका या सोवियत संघ में से अगर किसी भी एक गुट में शामिल होता तो एक देश नाराज होता, लेकिन भारत दोनों में शामिल नहीं हुआ, तो दोनों से भारत के संबंध किस प्रकार के रहे, एक प्रकार से मधुर संबंध रहे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भैया, 8वां क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से लगभग स्टूडेंट को नहीं पता होगा, क्योंकि ये एक ऐसी संधि है जिसको अपने पढ़ते ही नहीं है। लगभग स्टूडेंट ये सोचते हैं ये नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन भैया अपने राजस्थान बोर्ड में 2 बार आ चुका है, 2012 और 2015 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अपने सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता साल्ट फर्तम कब किसके बीच और क्या थी। मतलब यह संधि कब हुई, किसके मध्य हुई और यह संधि क्या थी, ये आपको बताना है। समझ रहे हो। तो अब देखो भैया यहाँ पर अपने मोटा मोटा क्या याद रखते हैं, CTBT कब हुई, LTBT कब हुई, NPT कब हुई, ये मोटी मोटी संधियाँ हैं। इस संधि की तरफ अपने लगभग ध्यान नहीं देते, लेकिन ये 2 बार अपने बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है। अब बात करते हैं ये है क्या। देखो भैया, जब अपने सेकेंड वर्ल्ड वार की भैया समाप्ति हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होते ही अपने कौन सा युद्ध स्टार्ट हो गया, शीत युद्ध स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो शीत युद्ध में क्या हुआ, दोनों देशों ने भैया हथियार जमा कर लिए और युद्ध की तैयारी करने लगे। तो तब इन दोनों एक प्रकार से हथियार जमा करने के पश्चात दोनों ही जो देश थे उन्होंने सोचा कि अगर किसी ने भी हथियार चला दिया तो नुकसान तो दोनों का ही है, अगर एक चलाएगा तो दूसरा भी चलाएगा। तब 1968 में भैया दोनों महाशक्तियां जो थी उन्होंने अस्त्र नियंत्रण द्वारा एक प्रकार से हथियारों पर रोक लगाने का फैसला किया कि जो हथियार है उनके होड़ के ऊपर क्या लगाए जाए, रोक लगाए जाए। और उनके लिए उन्होंने जो समझौता किया था उसी को बोलते हैं सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता साल्ट फर्तम। और यह कब से प्रभावी हुई थी, 1970 से। ठीक है, कहने का मतलब है कि अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम लगाने के लिए जो संधि हुई या जो सम्मेलन हुआ वही क्या था, अपने सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, जिसको साल्ट फर्तम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, भारत में मतदान के 2 तरीके बताइए। अभी तो आपको पता है सबको EVM मशीन से होते हैं, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका भैया जो अपने प्राचीन समय में होता था, एक मतपत्र होता, उसके ऊपर पार्टी का चुनाव चिन्ह होता, नेता की फोटो होती और उसके सामने अपने ठप्पा लगाते थे, उसको क्या बोलते थे, बैलेट पत्र। तो ये क्या है, अपने भारत में मतदान के 2 तरीके। और ये क्वेश्चन भी अपने राजस्थान बोर्ड में 2016 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं भैया। 10वां क्वेश्चन है, अपने हरित क्रांति के कोई 2 नकारात्मक परिणाम बताइए। देखो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही परिणाम कई बार पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन अपने 2012, 16, 2011 कई बार अपने आ चुका है। 2011 में राजस्थान बोर्ड का नहीं है, कई बार आप कंफ्यूज रहते हो कि गुरुजी 2011 में तो ये सिलेबस था ही नहीं, मतलब अदर बोर्ड की बात है अपनी। तो भैया हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम क्या निकले। अब देखो हरित क्रांति है, इसमें क्या हुआ था, नए नए यंत्र, नए नए बीज, उर्वरक वगैरह इनको काम में लिया गया, नई टेक्नोलॉजी अपनाई गई।
ठीक है, तो ये काम कौन कर सकता है? जो पैसे वाला होगा, जो अमीर व्यक्ति होगा। तो मतलब निर्धन लोगों के लिए तो कोई फायदा नहीं हुआ, निर्धन लोग और क्या ज़्यादा हो गए, निर्धन हो गए। तो पहला नकारात्मक परिणाम तो क्या निकला कि गरीब लोग और ज़्यादा गरीब हो गए। दूसरा परिणाम अपने कह सकते हैं कि हरित क्रांति से कुछ ही राज्य जो है पंजाब, हरियाणा, यूपी, इस साइड के राज्यों को फायदा हुआ, सभी राज्यों को फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कोई दो नेताओं के नाम लिखिए जिनकी हार हुई थी भैया। मतलब चौथे आम चुनाव में कौन कौन हारे थे? बहुत सारे नेता हारे थे, लेकिन अपने को दो के नाम लिखने। जैसे पहला तो अपने कह सकते हैं भैया के कामराज, कांग्रेस का एक बड़ा दिग्गज नेता था, जो कहाँ से हार गया था? अपने तमिलनाडु से। दूसरा अपने कह सकते हैं भैया अतुल्य घोष, ये भी एक बड़े नेता थे, जो अपने कहाँ से आ रहे थे? पश्चिमी बंगाल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया स्वयंसेवी संगठन से क्या आशय है? इसकी कार्य प्रकृति किस प्रकार की थी? स्वयंसेवी संगठन, देखो भैया इस वर्ड को पकड़ो आप, स्वयंसेवी संगठन। स्वयं का मतलब एक ऐसा संगठन जिसका निर्माण जो है वो स्वयं के द्वारा ही किया जाता है। सेवी, सेवी यानी किसके लिए? सेवा करने के लिए। तो ऐसा संगठन जिसका निर्माण जो है वो एक प्रकार से स्वयं के द्वारा ही समाज की या अपने लोगों की सेवा करने के लिए किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं भैया? स्वयंसेवी संगठन कहते हैं। और इसका निर्माण जो है वो मुख्य रूप से किसने किया था? जो मध्य वर्ग के जो युवा कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने गांव में जो गरीब लोग थे उनकी सहायता करने के लिए इस प्रकार के संगठनों का निर्माण किया। अब बात आती है इनकी प्रकृति कैसी थी? तो साहब इनकी प्रकृति जो थी वो एक प्रकार से दलगत राजनीति से दूर थी। मतलब इनका पॉलिटिक्स से कोई लेन देन नहीं था। ठीक है, स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर कोई भी स्तर हो, ना तो ये चुनाव लड़ते, ना चुनाव का प्रचार करते, और ना ही किसी राजनीतिक दल को अपना समर्थन देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन है अपनी सीमित परमाणु परीक्षण संधि के बारे में आप क्या जानते हैं? सीमित परमाणु परीक्षण संधि, यह क्वेश्चन भैया अपने दो बार आ चुका है, 2015 और 2016 में, कि सीमित परमाणु परीक्षण संधि क्या है, किसको कहते हैं सीमित परमाणु परीक्षण संधि? इसको भैया अपने शॉर्टकट में इंग्लिश में कहे तो इसे LTBT भी कहते हैं। क्या कहते हैं? LTBT। और यह संधि कब हुई थी भैया? 5 अगस्त 1963 को हुई थी। और इस संधि में यह कहा गया था कि वायुमंडल है, बाहरी अंतरिक्ष है और पानी, इसके भीतर परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं किया जाएगा। और इस संधि में अपने अमेरिका है, ब्रिटेन है, सोवियत संघ है, इन देशों ने भाग लिया था। और मॉस्को में यह संधि हुई थी। 10 अक्टूबर 1963 से यह संधि क्या हो गई? प्रभावी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 14। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था और कितने समय तक रहा? यह क्वेश्चन भी भैया आपने पूछा हुआ है। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? सबको पता है, अपने मिखाइल गोर्बाचेव। लेकिन कई अब दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है, सर ये कितने समय तक रहा था? तो समय ध्यान रखना भैया, ऐसा कैसा एक क्वेश्चन आया हुआ है 1985 से लेकर अब सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था, तो 1991 तक रहा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं भैया, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? यह किसका प्रतीक थी? तो 1961 में खड़ी की गई थी और यह 150 किलोमीटर के आसपास लंबाई थी। 1989 में इसको गिरा दिया गया था और यह पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 16। क्यूबा मिसाइल संकट, सब लोग जानते हो, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह से मेरा समझाया हुआ भी है। पहले भी ये क्वेश्चन 2-3 बार मैं आपको कह चुका हूँ कि क्यूबा जो है वो एक छोटा सा द्वीपीय देश था, अमेरिका के पास में था। इसके ऊपर एक प्रकार से लगभग नियंत्रण जो था किसका था? सोवियत संघ का था। तो सोवियत संघ के जो नेता थे भैया निकिता क्रूश्चेव, उन्होंने क्या किया? 1962 में क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इस बात का पता अमेरिका को 3 हफ्ते बाद में लगा। अमेरिका ने एक प्रकार से, अमेरिका को जब ये पता चला तो एक प्रकार से अमेरिका जो है उसने भी युद्ध की तैयारी स्टार्ट कर दी। और अमेरिका ने कहा कि आप अपनी परमाणु मिसाइलें यहाँ से हटा लिए। इसको अपने भैया शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। चरम बिंदु इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय ऐसी कंडीशन हो गई थी कि अब तो युद्ध होकर ही रहेगा। समझ गए? तो ये था भैया अपने क्या? क्यूबा मिसाइल संकट। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आपको नोट्स में लिखाया हुआ भी है, अच्छी तरह से आपको डिटेल से समझाया हुआ भी है। ये क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में भी कराया है, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में आपके किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 17।
आपकी दृष्टि में सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या है। देखो भैया, यह क्वेश्चन अपने 2015 और 2019 में अपने बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। सुरक्षा की दो धारणाएं होती है, एक तो होती है परंपरागत और एक होती है अपरंपरागत। तो यहाँ पर पूछा है अपारंपरिक धारणा क्या है। 2015 में तो भैया ये क्वेश्चन अपने राजस्थान बोर्ड ने पूछा हुआ है, ध्यान रखना। तो अपारंपरिक धारणा कौन सी हो गई, मतलब सुरक्षा की ऐसी धारणा जिसके अंतर्गत सैन्य खतरों के साथ साथ मानवीय अस्तित्व पर प्रहार करने वाले अन्य खतरों आशंकाओं को भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। मतलब सैन्य खतरों के साथ साथ में संपूर्ण मानवता की सुरक्षा करना, वही क्या है, अपारंपरिक धारणा है। और इसके दो पक्ष है, एक तो मानवता की सुरक्षा और दूसरी किसकी, विश्व की सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया अपने क्वेश्चन नंबर 18, ओजोन परत में छेद होने से पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओजोन परत में भैया ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अपने बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ओजोन परत में भैया छेद कब हुआ था, ओजोन परत में छेद होने से क्या होगा। तो देखो भैया, ओजोन परत में जो छेद होने की घटना है इसका पता चला था लगभग 1980 के दशक में, 1980 के दशक में। अब इससे क्या होगा, ओजोन परत भैया हमारी रक्षा किससे करती है, पराबैंगनी किरणों से करती है। तो ओजोन परत में छेद हो जाएगा तो पराबैंगनी किरणें जो है वो पृथ्वी पर पहुंचेगी, जिससे कई बीमारियां होगी, एक प्रकार से खतरा बढ़ेगा, जानलेवा बीमारियां उत्पन्न होगी, वैश्विक तापवृद्धि बढ़ेगी, या अपने कहे ग्लोबल वार्मिंग जो है उसमें वृद्धि होगी। इसके अलावा या अपने पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, जीव जंतु है, इनको भी क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 19, मूलवासियों की शुरुआती परिभाषा कब व किसने दी थी। मूलवासियों की शुरुआती परिभाषा, देखो भैया ध्यान रखना, मूलवासियों की जो शुरुआती परिभाषा दी थी वो दी थी यूएनओ ने। और कब दी थी, 1982 में। 1982 में यूएनओ ने कहा था कि मूलवासी वे हैं जिनके वंशज जो है वो किसी देश में बहुत लंबे समय तक रहते आए हो। ये कहा था किसने, यूएनओ ने। जबकि भारत है, भारत में क्या कहा गया कि अनुसूचित जनजाति जो होती है ना, अनुसूचित जनजाति या आदिवासी, उनको क्या कहते हैं, भारत में मूलवासी कहते हैं। लेकिन यूएनओ ने 1982 में कहा कि मूलवासी उनके वंशज है जो किसी देश में बहुत लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 20, अंतिम क्वेश्चन है भैया आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप क्या जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भैया अपने कांग्रेस की जो प्रारूप समिति थी उसके क्या थे, ये अध्यक्ष भी थे। देखो भैया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहली बात तो भैया इनका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम था डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर। ये तो था भैया इनका पूरा नाम। दलितों के मसीहा थे ये एक प्रकार से। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनको संविधान का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा भैया ये नेहरू के जो मंत्रिमंडल था उसमें मंत्री भी रहे थे। इन्होंने हिंदू कोड के बिल के मुद्दे पर एक प्रकार से अपनी असहमति प्रकट की थी, ठीक है। इसके अलावा भैया इन्होंने अपनी मृत्यु के समय, मतलब इनकी मृत्यु हुई थी 1956 में। 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था अपने कई अनुयायियों के साथ में, शिष्यों के साथ में। कौन सा धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिए थे। तो ये थे भैया अपने कौन, बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर। तो ये थे भैया अपने 20% की डोज परीक्षा तक रोज, ठीक है। इसमें आपको वो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो 2012 से लेकर 2020 तक के विभिन्न बोर्ड भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।